बूढ़ी काकी अपनी कोठारी में शोकमय विचार के भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पुड़िया न मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वह रो न सकी। आहा, कैसी सुगंधी है! अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े तब ऐसे भाग्य कहा कि भर पेट पुड़िया मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की पुड़िया का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख दिया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होगी। रूपा ने भली भांति मोयन दिया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैरती होगी। कड़ाह में गरम गरम निकालकर थाल में रखी जाती होगी। फूल हम घर में भी सूंघते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई कठिनाइयों से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसिनी यह न कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से स्वयं उसका कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारी फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा सा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झेले। यह भी खटका था कि जरा आग हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई मन में क्या कहेगी। पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केंचुओं पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान का भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गए। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती न होती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गाँव देखेगा तो क्या कहेगा कि बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन न मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर ही दम लेगी। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। लो, भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में जा बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न आए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया, न रोई, न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठी में चल गई। आघात ऐसा कठोर था कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड कटकर गिरता है तो आस-पास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है।
भोजन तैयार हो गया। आंगन में पत्तल पड़ गई। मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमान ने नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ, किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे। परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सब के सब खा न चुके, कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे। वे इसी बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बातें समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे, घरवाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु घी की रुचिकार सभा बड़ी ही धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम हो रहा था। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे,